वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म का सबसे लास्ट पोर्शन, जिसमें कि हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द इनोल स्टेबिलिटी। मतलब अगर हम कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो या फिर नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर है, तो उसका इनोल की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ को हमें इस वीडियो में देखना है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब हमें क्या करना है, इनोल की स्टेबिलिटी पे सॉल्वेंट के इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सबसे कॉमन एसिटाइल एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसका टॉटोमर बनाएंगे तो इसका टॉटोमर बनेगा कैसे, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या हो गया, इसका टॉटोमर हो गया है। अब ये देखा जाता है कि अगर ये रिएक्शन गैशियस फेज में होता है तो इसका परसेंटेज क्या होता है, नियर अबाउट 76%। मतलब यहाँ पे इनोल का परसेंटेज कीटो के परसेंटेज से ज़्यादा होता है। अब रीज़न क्या है इनोल की स्टेबिलिटी का, यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे इनोल की स्टेबिलिटी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। यहाँ पे क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज इनोल हमारा कीटो से ज़्यादा स्टेबल था। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल है रिएक्शन उधर ही प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर यही रिएक्शन पर्टिकुलरली हम किसके प्रेजेंस में करें, अगर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करें, और सॉल्वेंट में भी पर्टिकुलरली कौन सा सॉल्वेंट हो, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, और जिसमें कि सबसे बढ़िया कौन सा, अगर वाटर हो, तो ये देखा जाता है कि इनोल का परसेंटेज कुछ 7 to 8% हो जाता है। अब इतना कम इनोल का परसेंटेज क्यों हो जाता है, रीज़न ये है कि जब हम वाटर या कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे मीथेनॉल वगैरह भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हमने लिया, तो वाटर क्या करता है, इससे पहले कि ये इनोल में कन्वर्ट हो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे और इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ाए, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये क्या करता है, जो H2O है वो कीटो ग्रुप को सॉल्वेट कर देता है। सॉल्वेट करने का मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बिकॉज यहाँ पे कीटो ग्रुप में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ गई है, बिकॉज हाइड्रोजन ने कीटो ग्रुप को सॉल्वेट करके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया। इसीलिए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, वो भी पर्टिकुलरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, इनोल जो है वो कम से कम बनता है, और हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इनोल कंटेंट जो है वो किस में बढ़ेगा, किस में बढ़ जाएगा, अगर हम कोई नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले ले, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, हेक्सेन। और दूसरा, अगर इनोल का कंटेंट डिक्रीज कब होगा, इनोल कंटेंट डिक्रीज कब होगा, जब हम कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनोल का कंटेंट जो है वो घट जाता है। इसका एग्जांपल हो सकता है DMSO, एसीटोन, वाटर, मीथेनॉल, ये सब क्या हो गए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। तो इनोल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनोल।
इन सॉल्वेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन से सॉल्वेंट में इनोल की स्टेबिलिटी होगी, वो होगा हेक्सेन, फिर आता है हमारा बेंजीन, और फिर क्या आएगा हमारा एसीटोन। एसीटोन हमारा कौन सा एग्जाम्पल होता है, इट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इसके पास H+ नहीं होता है, लेकिन ये पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो एसीटोन हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। उसके बाद आएगा हमारा मीथेनॉल, और सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा, वाटर। तो ये था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनोल स्टेबिलिटी। वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मोस्टली सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टॉटोमेरिज्म पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें इस वाले में ABCD को उसके इनोल के कंटेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि किसमें इनोल का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो डाई इथाइल मेलेनोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होता है इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या होगा ऑक्सीजन विथ इथाइल ग्रुप। ये क्या है हमारा डाई इथाइल मेलेनोइड। मैंने डाई इथाइल मेलेनोइड का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमें कंपेयर करना है कि ABCD में सबसे ज़्यादा किसका इनोल का कंटेंट होगा। तो अगर हम देखें तो हमें D वाले में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सारे ही ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम है। बस अगर अच्छे से पढ़ा हो तो हमें देख के ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे इस कीटो ग्रुप के साथ क्या है, एक फिनाइल भी लगा हुआ है। अब फिनाइल क्या करेगा, बाकी तो किसी में ऐसा रिंग नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि फिनाइल का रिंग लगा है तो ये क्या करेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी इन बाकी तीनों के कंपैरिजन क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब D की स्टेबिलिटी हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो ये कौन सा ग्रुप, ये क्या होता है कीटो ईस्टर, ये किसका कॉम्बिनेशन है, कीटोन ग्रुप का और ईस्टर ग्रुप का। और मैंने ये एग्जाम्पल करवा रखा है और ये भी करवा रखा है क्योंकि यहाँ पे ईस्टर ग्रुप आ गया है, और ईस्टर क्योंकि क्या करेगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा ईस्टर ग्रुप के होने के वजह से, और क्रॉस कॉन्जुगेशन के वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी हमें दिख गई है कि कम है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर इसका हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन तो ये ज़्यादा ही बनेगा। तो इसका मतलब हमारा C का परसेंटेज B के परसेंटेज के मुताबिक ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे ईस्टर ग्रुप लगा है, ईस्टर ग्रुप क्रॉस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। इस वजह से हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि B का परसेंटेज C से क्या होगा, कम होगा। अब हम A को भी देख लेते हैं। अगर हम A को देखें तो A में भी हमारा क्या है, ईस्टर ग्रुप लगा है ना, बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और इन ऑक्सीजन के बीच में चाहे हाइड्रोजन कहीं पे भी मूव करो, चाहे यहाँ इन्वॉल्व हो हाइड्रोजन, चाहे यहाँ इन्वॉल्व हो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही साइड से हो सकता था, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों ही साइड से होगा, चाहे कहीं का भी टॉटोमर बनाओ। तो इस वजह से ये तो टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो इसका परसेंटेज सबसे कम होगा। तो इसका मतलब D के बाद कौन आएगा, C, फिर कौन आएगा हमारा B, और फिर सबसे आखिरी में हमारा क्या आएगा, A। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इजिली इनोलाइज्ड, मतलब दोनों में से कौन अपना इनोल फॉर्म ज़्यादा इजिली बनाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे। अगर देखें तो यहाँ पे इनोल फॉर्म कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा नहीं, क्योंकि इसका कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ से बनेगा। तो यहाँ का जब एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH।
ये बन गया। अब हमें देखना है किसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो हमने पिछले वीडियो में ये सब कुछ पढ़ रखा था, ये जस्ट एक समरी है या एंड अप समझ लो, जिससे कि जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सारे टॉटोमेरिज्म के इन्वॉल्व हो चुके हैं अब सेकेंड और थर्ड वीडियो को लेकर। तो अगर यहाँ देखें तो ये सिस्टम कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और मैंने बताया था जो सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड होता है वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब ये क्या है हमारा, नॉन एरोमेटिक। अब अगर ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, हमें इसका समझ आ गया। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, हमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, मतलब डबल सिंगल, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक ये होगा, प्लेनर भी है, ये प्लेनर इसलिए बिकॉज इसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और साइक्लिक ये है। तो अगर कॉन्जुगेटेड हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, तो बच क्या गया हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने का। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या है, 2, इवन नंबर है, इसका मतलब ये क्या, किसका एग्जाम्पल है, इवन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, इट इज एंटी एरोमेटिक। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, एंटी एरोमेटिक। मतलब कीटो था नॉन एरोमेटिक, इनोल बना है एंटी एरोमेटिक, और हमें पता है कि एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो इसका मतलब ये इजीली इनोलाइज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, एरो से हम सिंबलाइज कर देते हैं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा, बिकॉज एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे अगर मैं पहले इसका क्या बनाऊंगी, टॉटोमर। अगर टॉटोमर बनाएं तो टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा, क्या होगा, इसका हाइड्रोजन किसी के भी पास भेज दो, यहाँ चाहे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, OH, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना है। अब अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, पहले हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। अगर किसी को नहीं पता है तो इतना बात समझ लो कि बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो और मैंने बता रखा था कि रेजोनेंस कब कब हो सकता है, जब डबल सिंगल डबल हो, या फिर डबल सिंगल पॉजिटिव हो, या फिर डबल सिंगल नेगेटिव हो, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डबल सिंगल पॉजिटिव, और फिर क्या है, सिंगल फिर पॉजिटिव फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में है, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, 1 है। तो बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अगल बगल, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो नॉन कॉन्जुगेटेड कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। तो इसका और हमें पता है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक। इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। तो इसका मतलब ए और बी में से इजिली इनोलाइज कौन होगा, बी। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनोल का परसेंटेज किस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके टॉटोमर्स बना लेते हैं। तो अगर टॉटोमर्स बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से किसी का भी हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ ले आओ। तो हम यहाँ का कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या हो गया, इसका टॉटोमर हो गया। सेकेंड क्या होगा, सेम चीज़, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, इसका नहीं जाएगा क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इधर चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसका टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा, डबल डबल, और ये क्या हो गया, OH, ये इसका टॉटोमर बन गया। अगर इसका टॉटोमर बनाए तो इसका टॉटोमर कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, ऑक्सीजन OH, ये है।
अब हमें बताना है कि इनका इनोल का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब ऐसे तो देख के पता चलेगा नहीं, तो देखना हमें क्या है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, और फिर स्टेबिलिटी के हिसाब से हम उसे अरेंज कर देंगे। तो यहाँ देखें तो सीधे ही दिख रहा है कि सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे मतलब डबल सिग्मा ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन एरोमेटिक, दिख गया हमें साफ साफ। यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ क्या है, 2, दैट इज इवन नंबर। साइक्लिक ये है, रेजोनेंस इसमें होगा। और तीसरा क्या चीज़ बताया मैंने कि यहाँ पे क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब इवन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो इवन किसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एंटी एरोमेटिक का। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखें तो ये भी कैसा है, साइक्लिक है, रेजोनेंस होगा क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे करके इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा ना, क्योंकि रेजोनेंस के कंडीशंस मैंने टॉटोमेरिज्म के वीडियो में पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, और ये लोन पेयर जो यूज हुआ है हम उसे काउंट करेंगे। ये लोन पेयर नहीं काउंट करेंगे जो बाहर प्रेजेंट है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब अगर दोनों कंडीशंस क्या है, ये साइक्लिक है, रेजोनेंस है, लेकिन ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब तो ऑर्डर बहुत इजीली बता सकता है कोई भी। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर कौन आएगा हमारा नॉन एरोमेटिक, और फिर कौन आ जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। मतलब सबसे पहले C, फिर A, फिर क्या आएगा हमारा B। तो ये था इनोल का परसेंटेज निकालने का तरीका। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्यू इनोल कंटेंट बाई एसिटल का साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईओन से बहुत कम होता है। तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। बाई एसिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ये क्या है हमारा बाई एसिटल। अब दूसरा क्या बोला गया है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईओन। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईओन बोला गया है, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। अब अगर हम दोनों को देखें तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्यू बाई एसिटल, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई एसिटाइल ग्रुप। तो क्यों इसका कंटेंट इससे बहुत कम क्यों आता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो भी कार्बन अटैच्ड होगा उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव एक्वायर करेगा, ये भी क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव अपने ऊपर एक्वायर कर लेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल इसका क्या होता है, बहुत डीस्टेबलाइज फॉर्म में होता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, ये एंटी कन्फर्मेशन को एक्वायर करता है, मतलब ये अपने स्ट्रक्चर को कुछ उलट देगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इसे हम कुछ ऐसा बना देंगे, CH3CO है और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अपने आप का एंटी कन्फर्मेशन मतलब अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देता है। दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी कन्फर्मेशन हो रहा है, ताकि यहाँ पे क्या हो, थोड़ा सा इसका जो डीस्टेबलाइजेशन हो रहा था वो क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। अब अगर हम इसका टॉटोमर बनाते तो इसका टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा, कोई भी हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दो कहीं पे भी तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। मान लो इसका हाइड्रोजन अगर यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो COH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इसका टॉटोमर। अब अगर यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, ये हो जाएगा
पार्शियल नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये क्या इस पे क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इसमें भी साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईओन में भी क्या हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को एक्वायर करने के लिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये अपना इनोल फॉर्म बना ले, दैट इज इसमें इनोलाइजेशन हो जाए, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर क्या होता है रिजिड होता है और यहाँ पे रोटेशन इतना फ्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ये अपना इनोल फॉर्म बनाएगा। अब इनोल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया एज इट इज़ ये डबल बॉन्ड है और यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ, और ये क्या बन गया OH। तो अब अगर हम दोनों का इनोल फॉर्म देखें, ये इसका इनोल फॉर्म है और ये इसका इनोल फॉर्म है, तो यहाँ पे इनोल फॉर्म अगर मॉलिक्यूल ने अपने डीस्टेबलाइजेशन के लिए इनोलाइजेशन किया भी तो यहाँ पे ऐसा कुछ उसे एक्वायर नहीं हुआ है, मतलब उसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे देखें साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईओन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर इनोलाइजेशन हुआ भी है तो इसमें क्या हो रहा है मॉलिक्यूल में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, इसका इनोल फॉर्म स्टेबल हो जाता है। मतलब इसने अगर इनोलाइजेशन किया भी तो इसका इनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, तो इसीलिए इसका इनोल कंटेंट इसके कंपैरिजन हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड और थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ताकि सभी बच्चों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को और उनके टाइप को डिस्कस कर दिया है, ताकि कोई भी अगर टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करे तो उससे बहुत इजीली हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।